हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल फैमिली ऑफ आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर के आइडियल परिवार में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बिना देर की आइए आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में। इससे पहले कि पार्श्विक विस्थापन में शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं और यह चौथा क्लास हमारा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में। तो पार्श्विक लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैं बता दूं कि जब कांच की सिल्ली कांच स्लैब से कांच स्लैब पर कोई प्रकाश की किरण आपतित कराते हैं तो निकलने वाली निर्गत किरण और आपतित किरण का मूल पथ के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसे पार्श्विक विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक दूरी है, कैसा? तो लंबवत दूरी है। किसके किसके बीच की? तो निर्गत किरण और आपतित किरण का मूल पथ जो होता है इसके बीच की लंबवत दूरी है। आइए इसको लिखते हैं। पार्श्विक विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट कांच स्लैब मीन्स होता है सिल्ली। कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको फिगर यदि हम खींचना चाहें तो यह कांच की स्लैब हो गया, कांच की सिल्ली हो गई और इस पर हमने एक किरण आपतित करा दिया। इस पर एक किरण हमने आपतित कराया। यह किरण एक आपतित कराया तो यह हवा से कांच में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, ऐसे झुका तो यह जाएगा इस पथ में जाता, ऐसे जाता सीधे। लेकिन कांच की स्लैब रख देने से यह अभिलंब की ओर मुड़ गया। यहाँ अभिलंब यदि हम खींच दें तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन फिर कांच से हवा में जब जाएगा तो फिर अभिलंब से दूर भागेगा, मतलब ऐसे निकलेगा। ऐसे जाएगा। अब इसको यदि हम पीछे बढ़ा दें
तो ऐसे होगा। तो इस तरह से अब ये हमारा प्रकाश की किरण निर्गत हुई और आपतित किरण की मूल पथ ये होगा। यह मूल पथ है यह मूल पथ डॉटेड लाइन से, और यह हमारा निर्गत किरण है। यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया निर्गत किरण। यह निर्गत किरण हुई। तो मूल पथ यह हुआ आपतित किरण का मूल पथ, आपतित किरण का यह मूल पथ हो गया। और इसके बीच की जो यह लांबिक दूरी है, इसको मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं H। यह हमारा A B ये C हो गया, D यहाँ P Q R और यह S। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह आपतित किरण और यह हमारी निर्गत किरण, निकलने वाली किरण, कांच की सिली से जो यह किरण RS निकल रही है, तो यह RS और यह जो आपतित किरण की मूल पथ है यह डॉटेड लाइन से, ये दोनों के बीच की जो यह दूरी है, यह इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। यह पार्श्विक विस्थापन है। तो पार्श्विक विस्थापन कोई नया चीज नहीं है, यह एक प्रकार की दूरी है। कैसा दूरी है? एक प्रकार का विस्थापन है। और कैसा विस्थापन? तो आपतित किरण के मूल पथ, आपतित किरण का मूल पथ और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी है यह, इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब पार्श्विक विस्थापन के बारे में एक बात मैं बता दूं कि पार्श्विक निर्गत किरण की जो पार्श्विक विस्थापन है, निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की चौड़ाई पर निर्भर करता है। चौड़ाई का मतलब यहाँ मोटाई होगा। निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन है, पार्श्विक विस्थापन यह कांच स्लैब है। कांच स्लैब के थिकनेस पर, मोटाई पर निर्भर करता है। यदि यह मोटाई इसका बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, मोटापा इसका बढ़ेगा, तो पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ेगा। और यदि इसकी मोटाई कम होती है तब पार्श्विक विस्थापन भी कम होगा। यह कांच स्लैब की मोटाई पर निर्भर करता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि पार्श्विक विस्थापन
पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। तो निर्भर करने का मतलब होता है कि पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण पर भी निर्भर करता है, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा, और आपतन कोण का मान घटता है तो पार्श्विक विस्थापन भी घटेगा। तो यह दो चीज पर निर्भर किया, किस पर? तो एक यह कांच स्लैब की चौड़ाई यानी मोटाई पर, और दूसरा आपतन कोण पर। दो बात पर निर्भर किया, और यदि आपतन कोण का मान बढ़ता है तो यह पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, और आपतन कोण का मान घटता है तो पार्श्विक विस्थापन घटेगा। अब तीसरी बात जो इसमें है, जहां पर हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं, जैसे घरों में शीशे लगे होते हैं, घरों में शीशे, खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, और कांच से बाहर की वस्तुओं को हम देखते हैं, कांच की बाहर की वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, लेकिन पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है कि कांच में, खिड़की में लगे कांच से हम जब बाहर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें प्रकाश के अपवर्तन का यानी पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं होता है। तो इसका एक ही कारण है कि खिड़की में लगा कांच की जो मोटाई होती है वह पतली होती है। खिड़की में लगा कांच जो है वो साधारणतः बहुत पतला होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन जो होता है यानी पार्श्विक विस्थापन जो होता है बहुत कम होता है, जिससे हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। आइए इसको लिख लेते हैं। तीसरी बात कि मकानों के खिड़कियों में लगे कांच से बाहर की वस्तुओं को देखने पर हम प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव अर्थात पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण खिड़की में लगे कांच का पतलापन है। इसका मुख्य कारण खिड़की में लगे कांच का पतलापन है, क्योंकि खिड़की में लगा कांच
साधारणतः पतला होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन यानी पार्श्विक विस्थापन बहुत कम यानी नगण्य होता है, जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं, यहाँ लिख दिए हैं हम कि मकान की खिड़कियों में लगे कांच से बाहर की वस्तुओं को देखने पर हम प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव अर्थात पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण खिड़की में लगे कांच का पतलापन है। काफी पतला होता है क्योंकि खिड़की में लगा कांच साधारणतः पतला होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन यानी पार्श्विक विस्थापन बहुत कम होता है पार्श्विक विस्थापन, लेकिन बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है, जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से पार्श्विक विस्थापन हमारा समाप्त हुआ। और अब हम लोग अगला क्लास इसके बाद वाला जो होगा हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ मुख्य बातें, और उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।